तो राजनीति में आने के बाद आपके सामने चुनौती रही कि ये आसान होता गया? वो हम हमेशा उस समय नारा लगाते थे, उस समय अब की बारी अटल बिहारी, अब की बारी अटल बिहारी, ये नारा हम कई बार जीवन भर लगाए। कितना कुछ बदलाव आया है और कितना संभावना है बदलाव करने की? देखिए छत्तीसगढ़ में तो बहुत बदलाव हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो स्वर्णिम अक्षर में लिखने योग्य है, टी.एस. बाबा का भी यही कहना है। तो स्वर्णिम अक्षर में क्यों नहीं लिखा है 5 साल बाद? उनमें से कौन सी योजना बीजेपी को कंटिन्यू करना चाहिए? कौन सी योजना आपको अच्छी लगी? उनकी तो मेरे को कोई योजना ही समझ नहीं आई, वो करना क्या चाहते हैं। उसके बाद भी आप कभी भी चुनाव नहीं लड़े? क्या पार्टी आपको आपके ऊपर विश्वास नहीं किया, फिर आपकी इच्छा नहीं हुई चुनाव लड़ने की? नहीं, देखिए हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो हमको काम कहेगी हम पार्टी करेंगे। हमको संगठन में काम करने पार्टी ने जब कहा, जो काम का हमने किया। चुनाव लड़ने बोलेगी, चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जवाब का है और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अलग अलग क्षेत्र के नेता, मंत्री, विधायक, सांसदों से आपकी मुलाकात करवाते हैं और जानने समझने का प्रयास करते हैं उनके जीवन के सफ़र और संघर्ष को। साथ ही कुछ ऐसे पहलुओं को भी हम पहलुओं पर भी चर्चा करते हैं जिनका शायद हमें लगता है कि जनता के बीच में उनकी समझ ना हो, या फिर जानने का प्रयास करते हैं कुछ उनके जीवन के अनछुए पहलुओं को। आज हमारे साथ मेहमान हैं संदीप शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। आप भारतीय जनता पार्टी की ओर से वरिष्ठ नेता भी हैं और वर्तमान में आपको अध्यक्ष भी बनाया गया है। सर, हम राजनीति के ऊपर चर्चा करेंगे, उससे पहले हम जानना चाहते हैं कौन है संदीप शर्मा जी? आपका व्यक्तिगत जीवन के बारे में थोड़ा संक्षेप में बताएंगे। मैं तो खैर भारतीय जनता पार्टी में तो बाद में जुड़ा, लेकिन उससे पहले सन 1972-73 में हमारे घर के सामने शाखा लगती थी RSS की, वहाँ जाता था मैं। और वहाँ जाने के कारण वहाँ पर जो शाखा के हमारे जो शिक्षक थे, जो हमको प्रार्थना कराते थे, ये सब लोग उस समय हमारी जो तब की जनसंघ पार्टी थी, वो जनसंघ पार्टी के सब सदस्य हुआ करते थे। तो उस समय भी जब चुनाव 72-73 में जो एक विधानसभा चुनाव हुआ था, और मेरे ख्याल से उस समय हमारे मनसुख लाल चंदेल यहाँ चुनाव लड़े थे, तो हमारे पास उस समय भी गेरू वगैरह ला के दे दी थी इसको कुछ छाप देना करके। तब मैं उस समय 9-10 साल का था। तो एक तरह से शाखा के जाने के कारण जो वहाँ भैया लोग थे, जो हमारे जनसंघ पार्टी से जुड़े थे, उनसे जुड़ा हो गया। और बाद में जिस समय 1975 में जब मीसा लग गया और जिस समय हमारे शाखा को बंद करना पड़ा, यहीं पर पुरानी बस्ती में शाखा लगती थी अमीनपारा स्कूल में, तो मन बड़ा विचलित हो कि हम जो शाखा रोज जाते थे, वहाँ खेलते थे, हमको बहुत सारे ज्ञान की बात बताते थे, वो हमारा अब जाना नहीं हो रहा है। तो उस समय फिर वो हम पूछे क्यों बंद हो गया, तो हमारे बाल मन ये आ गए कि इंदिरा गांधी के कारण शाखा बंद हो गया। उस समय मीसा में हमने अपने मोहल्ले में बहुत से लोगों को देखा कि पुलिस आकर के पकड़ के ले गई, और हमारे घर के सामने एक शिक्षक थे, वो अपने घर में मीसा के समय खाली झांक भर रहे थे। हम तो अपने घर के दरवाजे से देख रहे थे पोला से, तो उसको देख के पुलिस वाले उसके घर का दरवाज़ा तोड़ दिए, उसको पकड़ करके, वो बेचारे मात्र ऐसे छोटे से लुंगी पहने हुए थे, उसी में पकड़ के ले गए, उनके कोई दोष नहीं था, और उनको खूब उनके संग मार पिटाई किए, कई दिन जेल में रखे। तो हमारे बाल मन में इसके कारण एक जरा सा विद्रोह हुआ हमारे दिमाग में उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के प्रति और कांग्रेस के प्रति। तो ये फिर दिमाग में आ गया। फिर 1978 का जब चुनाव हुआ, उस समय हमारे रायपुर में पुरुषोत्तम लाल कौशिक चुनाव लड़े थे। तब हम काफ़ी बड़े हो गए थे, हम मिडिल स्कूल पढ़ रहे थे, और हमारे जो समय यहाँ पर हमारे नेता थे शाखा के, जिनको हम हमारे प्रार्थना वगैरह कराते थे, D.G. शुक्ला जी, तो उस समय हम उनके साथ मिल करके जनता पार्टी में बिल्ला बांटना, पोस्टर चिपकाना, ये सब काम 78 में किए थे, कौशिक जी जीते। और फिर उसके बाद बड़े हो गए। 1980 में जो बहुत सारी पार्टी की फिर गतिविधि, भारतीय जनता पार्टी बनी। अटल बिहारी वाजपेयी को समय खूब नाम चलने लग गया। हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के भाषण सुनने दौड़ते चले जाते थे यहाँ पर गांधी मैदान में, तो हमको बड़ा अच्छा लगता था उनका बोलना, जिस ढंग से उनकी शैली थी, और एक जनमानस में उस समय जो उनके प्रति एक आदर का भाव था, मतलब अटल जी मतलब अटल जी। तो हम अटल जी से बड़े प्रभावित हो गए। और 80 में भारतीय जनता पार्टी के नाम से जब एक ये आया और कमल का फूल आया, तो फिर उस समय हम लोग इसका ही फिर काम करने लग गए। और मेरे को अच्छे से याद है, उस समय मैं 11वीं की परीक्षा दे रहा था, और जब चुनाव हुआ, और उस समय देवराज सुराना जी चुनाव लड़े थे लोकसभा का, उनके बेटे हमारे संग उस समय पढ़ते थे, राजेंद्र सुराना जी। तो एक वही है कि मेरे दोस्त के पिताजी लड़ रहे हैं, तो वो भी एक भाव। तो ऐसा करते करते हम जो है भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए जी। फिर कॉलेज में हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स वगैरह किए, और जब हमारी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हुई, जब हम M.Com कर लिए,
तो फिर हम बोले कि अब हमको समय खेती करने लग गए थे। हमारी परिस्थिति ऐसी थी कि घर में खेती का काम था और हम खेती करने लग गए थे। बड़े भाई की नौकरी लग गई थी, वो चले गए थे नौकरी करने, तो एक जवाबदारी हमारे ऊपर थी। तो हम बोले अब हम खेती ही करेंगे, और ये करके फिर हम भारतीय जनता पार्टी में बहुत मजबूती से जुड़ के, और उस समय में एक वार्ड अध्यक्ष बन गए पार्टी के। फिर बाद में हम मंडल की कार्यकारिणी में आ गए, पुरानी बस्ती मंडल के। फिर रायपुर शहर जिला जब बना युवा मोर्चा का, तो उसके उपाध्यक्ष बना दिए गए। बाद में हमको महासमुंद जिला भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री बना दी पार्टी। फिर सन 2000 में जब छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ, तो फिर युवा मोर्चा जब राज्य का बना, तो एक बार फिर हम युवा मोर्चा के प्रदेश के उपाध्यक्ष बना दिए गए। फिर बाद में जब हमारी सरकार 2003 में बनी, तो पार्टी ने हमको किसान मोर्चा की जिम्मेदारी दे दिया, प्रदेश महामंत्री बनाए। फिर 2010 तक प्रदेश महामंत्री रहे। उसके बाद 2010 से हमको किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाए। 2016 तक 2 टर्म प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा रहे। उसके बाद फिर जो नए अध्यक्ष बने उनका हमको किसान मोर्चा का प्रभारी बना दिए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हमको किसान मोर्चा में रखे। फिर हमको पार्टी का प्रवक्ता बना दिए, जिसमें विशेष करके कृषि क्षेत्र में जो विषय रखना है पार्टी का, उसका फिर एक पार्टी ने हमको एक जिम्मेदारी भी दी है, स्टडी करो, इस पर बातचीत रखा करो। तो उस पर हमने काम किया, और किसान मोर्चा में काम करते हुए फिर आज लगातार पार्टी में हम काम कर रहे हैं, प्रवक्ता हैं। और पार्टी का कोई हमारा परिवार का कोई बैकग्राउंड भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। हमारे पिताजी तो एक साधारण किसान थे, खेती बाड़ी करते थे। बड़े भाई जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ सर, जैसे कि अभी आपने कहा कि आपका व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं आता है। बिल्कुल नहीं। तो जब आप राजनीति में प्रवेश किए हैं, क्योंकि आप लगातार संघ से, शाखा से जुड़े हुए हैं, भाजपा पार्टी से, जनता संघ से जुड़े हुए हैं, तो राजनीति में आने के बाद आपके सामने चुनौती रही कि ये आसान होता गया? नहीं, उस समय हमारे दिमाग में एक बात आ गई कि कांग्रेस पार्टी को मतलब हराना है, और अटल बिहारी वाजपेयी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। वो हम हमेशा उस समय नारा लगाते थे। उस समय अब की बारी अटल बिहारी, अब की बारी अटल बिहारी, ये नारा हम कई बार जीवन भर लगाए। और 1984 में जब ये नारा लगाते हुए तो हमारी मात्र 2 सीट पूरे देश में मिली थी। तब भी हम लोग विचलित नहीं हुए। बोले एक दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। और फिर उसके बाद 1-2 मुद्दे आए, जिसमें समान नागरिक संहिता था उस समय, और बाद में धीरे धीरे जब 88-89 का समय आया, तो समान नागरिक संहिता के संग संग राम मंदिर का जो मामला आया, तो ये मुद्दे जो थे, समान नागरिक संहिता, राम मंदिर का मुद्दा, तो हम इन चीज़ों से बहुत प्रभावित हो गए। हमको राम मंदिर बनाना है, अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रदेश का प्रधानमंत्री बनाना है, और देश की सुरक्षा, ये 2-3 मुद्दों को लेकर फिर हम एक तरह से राजनीतिक व्यक्ति हो गए कि हमको लगना है इस काम में। तो ये मुद्दे को लेकर के फिर हम डाइवर्ट हो गए इधर। जी। तो ये जो 2-3 आप मुद्दे बताए, ये आपका राजनीति में आने के पीछे कारण रहा कि जैसे कि एक होती है ना उद्देश्य, अब सिद्धांत के मुझे राजनीति में इसलिए जाना जाता है ताकि जनता की सेवा करना है, या जो योजनाएं बनाई जा रही है सरकार के द्वारा उनको जनता तक पहुँचाना है। नहीं, जब सरकार हमारी बन गई, तो जब हम पार्टी के अंदर जिस समय लगातार काम करते रहे, तो हमारे पार्टी की विचारधारा क्या है, इसका हमारा एक बौद्धिक होता है वह, जिससे हमको फिर पता चला कि भारतीय जनता पार्टी जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानव दर्शन के आधार पर काम करती है, या हमारा लक्ष्य ये है, और जिसका उद्देश्य ये है कि समाज के अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, जो बहुत वंचित व्यक्ति है, उस वंचित व्यक्ति तक हमको संसाधन को पहुंचाना। कोई भी व्यक्ति जो है यहाँ पर गरीब न रहे, किसी भी व्यक्ति के पास कोई संसाधन का अभाव मत रहे। ये हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, जो हमारे पार्टी के जो है काफ़ी समय अध्यक्ष रहे, महासचिव रहे, और एक तरह से वो जनसंघ के संस्थापक सदस्य रहे हैं, जो इसका बहुत पुराना और इतिहास है जिसको हम सब बाद में अध्ययन किया है। तो ये हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानव दर्शन से बहुत प्रेरित हो गए। तो सरकार, अटल जी को तो बनाना है, लेकिन अटल जी जब बने तो देश में क्या क्या होना चाहिए, देश का सुरक्षा, देश में कश्मीर का मामला आता था, हम बोले भाई अब की मतलब धारा 370 हटना चाहिए, और कश्मीर का जो विभाजन हो गया, जो टुकड़ा हमारे से अलग हो गया, उसको हमारे देश में वापस आना चाहिए। ये सारे मुद्दे को लेकर के हम लोग प्रभावित होकर के काम करने लग गए। तो अंतिम पायदान तक और संसाधन देश का जो है गरीब तक जाना चाहिए, गरीब कल्याण होना चाहिए, ये हमारा सबसे बड़ा जो है एक उद्देश्य हो गया। जी, 25 साल हो गए छत्तीसगढ़ को बने। जब हम देखते हैं हालात को, चाहे वनांचल में बात करें या फिर राज्य में अपराध की स्थिति को बात करें, बेरोजगारी को बात करें, कितना कुछ बदलाव आया है और कितना संभावना है बदलाव करने की? देखिए, छत्तीसगढ़ में तो बहुत बदलाव हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ कि संसाधन, मतलब जब मैं खुद भी जब यहाँ पर कॉलेज में पढ़ता था, तब भी हमारे पास गैस का चूल्हा नहीं था, सिलेंडर नहीं था, लाइन लगाना पड़ता था कि आप राशन कार्ड से आप लाइन लगाओ और गैस का सिलेंडर जो है
वो हमको 10-10 साल के बाद, 8-8 साल के बाद मिलता था। मेरे को अच्छे से मालूम है, मेरे बड़े भैया की नौकरी जब 1980 या 81 में लगी तो वो गैस के लिए राशन कार्ड से नंबर लगाए थे, और वो राशन कार्ड से गैस जो है 1990 में हमारा नंबर लगा। ये दुर्दशा थी उस समय। जिनके पास बजाज स्कूटर, प्रिया स्कूटर होती थी ना, उसके लिए नंबर लगाना पड़ता था। 7-7 साल, 8-8 साल में बजाज की स्कूटरें आती थी। और जब ये मारुति कार का जब यहाँ हुआ 1984 है, सन 85 में, उसको 84 है शायद, 83 में, तो उस समय मारुति कार के लिए नंबर लगाते थे लोग कि हमको कार चाहिए, उसके लिए बुकिंग अमाउंट होता था। ये कार उस समय 55,000 की थी, तो बुकिंग अमाउंट से इसको नंबर लगाते थे 5,000 में। तो दो लोग क्या करते थे, 2 कार का नंबर लगाते थे 10,000 में। तो एक कार खरीदते थे और दूसरा कार का केवल कूपन देते थे, तो 55,000 उसमें मिल जाता था। आप देखिए देश की दुर्दशा की एक मारुति कार जिसकी उस समय कीमत 55,000 थी, वो तत्काल 55,000 में ब्लैक हो रही थी। ये दुर्दशा थी। लेकिन हमारी सरकार, जब अटल जी की सरकार आई, तो और मैं गैस का जब कनेक्शन आ गया, तो मैं वो इंडियन का गैस सिलेंडर लेने के लिए लाइन में घंटों लगता था। मैं बस स्टैंड के सामने उसका ऑफिस हुआ करता था, तो हम वहाँ लाइन लगे रहते थे सिलेंडर लेकर के। लेकिन जब हमारी सरकार बनी, अटल जी की सरकार बनी, आज देखिए 2 करोड़ महिलाओं को निःशुल्क गैस का सिलेंडर बांट दिए। गैस का सिलेंडर लोग ले करके अपना सिलेंडर घरों घर आ रही है, सिलेंडर चाहिए क्या, रख लो करके। एक फ़ोन में नंबर लगा दो और आपके घर में विधि ने 72 आवर, मतलब तीसरे दिन तो सिलेंडर आ ही जा रहा है। इतना बड़ा परिवर्तन हुआ। अब कोई भी गाड़ी आ जाए, आपको तुरंत पैसा दो, आपको गाड़ी मिल रहा है। कोई ब्लैक मार्केटिंग नहीं। देश से ब्लैक मार्केटिंग खत्म कर दी। गरीबों को गैस का सिलेंडर दे दिए। हम जाते थे सड़कों में, गांव में, जब देखते थे गरीब लोगों के घर में शौचालय नहीं होता था, वो सड़क के किनारे या मैदान में इधर शौच के लिए जाते थे। पुरुषों की बात तो छोड़िए, लेकिन महिलाओं की क्या स्थिति होती थी बताइए। तो मैं जब छोटा था मन में कल्पना करता था इनके लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए करके। आप मानेंगे नहीं, हमारी सरकार आई तो हमारी सरकार ने, हम तो नहीं बोले, लेकिन ऐसी जो बाल मन में जो विचार था, तो हमारी सरकार कर रही थी। मतलब एक कार्यकर्ता के रूप में मैं जो सोचता था वही चीज़ हमारे नेता भी सोचते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है पार्टी दूसरी पार्टी में हमारे में। और कितने लोगों का जो है शौचालय दिए, निर्माण करके दिए। गरीबों की झोपड़ी के लिए भी पहले सरकार पैसा देती थी कि आप मकान बनाओ, लेकिन उसके नाम पर क्या करते थे, टीन का चादर दे देते थे लोगों को 10-20 ठो, 2-4-10 बल्ली दे देते थे। तो बल्ली में टीन का चादर लगा के बोले ये आवास है। तो उस समय जो प्रधानमंत्री थी उनके नाम से आवास चलता था और वो हवा पानी मोड़ जाता था। एक ठो पुराने प्रधानमंत्री के नाम का आवास आज यहाँ नहीं है। लेकिन मोदी जी आए तो गरीबों को आज 1.5 लाख 2-2 लाख रुपया उनके पक्के मकान के लिए दे रहे हैं, गरीब लोगों को दे रहे हैं। आप गांव में जाएंगे तो पूरे की पूरी बस्ती कॉलोनी जैसे दिखाई पड़ती है, वो सब पक्के मकान बन गए हैं। कितना सुंदर आज लगता है। तो ये जो गरीब कल्याण के लिए काम हुआ, राशन 2 रुपये किलो में आज जो हमारी डॉक्टर रमन सिंह की सरकार प्रदेश में बनी, और छत्तीसगढ़ जो धान का कटोरा है 2 रुपये किलो में जो हमारे राशन हुआ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय अन्न दूत योजना, जिसमें लोगों को 35 किलो अनाज हर परिवार को मिला, कोई भूखा नहीं रहे, कोई बिना आवास के मत रहे, किसी महिला को इसके लिए बाहर न जाना पड़े। आप तालाबों में देखेंगे महिलाएं जब नहाती थी तो उनके लिए बड़ी विचित्र स्थिति होती थी, लेकिन हर तालाब में वो एक घाट बनाए, महिला घाट, जो एक कवर्ड एरिया होता था जिसमें महिलाएं जो है नहा करके और सुरक्षित तरीके से वहाँ पर अपना जो भी क्रिया है उसको कर पाए। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच। ऐसा कोई एक काम नहीं। लोग बरसात में गांव में, मैं आपको बता रहा हूँ, शव को हमारे शव दाह नहीं कर सकते थे। बारिश हो रही है, शव दाह नहीं कर सकते थे, लोग पानी में भीग जाता था। गांव-गांव में शवदाह गृह बना दिए गए, टीन का शेड लगा दिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सोच, हर किसी के लिए व्यवस्था। तो ये जो है फलीभूत हो रही है हमारी छत्तीसगढ़ में। धीरे धीरे सड़कों का जाल बिछ गया है, गाँव-गाँव तक इंटरनेट पहुँच गया है, स्कूल का एक जाल बिछ गया है। हमारी बेटियां जो 7वीं के पास जो पढ़ती नहीं थी, 6वीं बार बड़ा भारी ड्रॉप आउट रेट था। हमारे गांव में आप जाइए, लड़कियां झुंड के झुंड साइकिल में आपको हाई स्कूल में, कॉलेज में जाते दिखेंगी। गांव में एक लड़की नहीं है जो आज जो है कम से कम 12वीं या ग्रेजुएट नहीं है। तो ये जो है नारी पढ़ेगी तो विकास गढ़ेगी, ये जो हमारा नारा है, इसको जो है फलीभूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हमारे मोदी जी कर रहे हैं, हमारे अटल जी के मार्गदर्शन पे पार्टी चल रही है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दर्शन पर पूरा काम हो रहा है। ये तो आप बोल रहे हैं जो कि आप बीजेपी पार्टी की ओर से कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का ये मानना है कि जो उनके पास 5 साल का अवसर रहा है पिछले कार्यकाल में, तो वो स्वर्णिम अक्षर में लिखने योग्य है। टी.एस. बाबा का भी यही कहना है। तो स्वर्णिम अक्षर में क्यों नहीं लिखा है 5 साल बाद? 68 सीट पा करके सरकार बनाए थे, वो सरकार इतनी जल्दी क्यों चले गई?
जवाब तो देना पड़ेगा ना। इसके पीछे बीजेपी कारण है, बीजेपी क्योंकि नहीं, जो सेंट्रल एजेंसियां हैं लगातार उनके घरों में छापा मार रही थी, नेता को परेशान किया जा रहा था, जो उनकी योजनाएं थी उनको जमीन पर उतारने नहीं दे रहे थे। देखिए मैं थोड़ा सा इसमें आपका जवाब देना चाहूँगा कि पिछले 11 साल से नरेंद्र मोदी जी की केंद्र में सरकार है। राजनीतिक उद्देश्य से भी लोग जो है आरोप लगा देते हैं कि हम भ्रष्टाचार हुआ है। 11 साल में नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध एक आरोप ये नहीं लगा सके। और मैं पूछता हूँ कि हमारी जब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी 15 साल तक, ये दुनिया भर का आरोप लगाते थे, चावल घोटाला कर दिए, फलां घोटाला कर दिए। इनके पास भी राज्य की जांच की एजेंसियां थी। 5 साल में कोई कर पाए क्या कोई काम? किसी भी जांच, किसी भी आरोप के खिलाफ इन्होंने चार्जशीट दाखिल नहीं कर सके। ये तो ये एक झूठा आरोप लगाते थे। ये अपनी सरकार में जम करके करप्शन किए। जो जांच रिपोर्ट आई और उसके आधार पर जो चार्जशीट दायर किए गए इनके खिलाफ आज, और इनकी सरकार रहते में, इनके जो कुछ अधिकारी तो उनकी सरकार रहते में जेल चले गए। तो जो जांच आई है उसको जज देखते हैं भाई कि इसमें क्या मेरिट्स क्या है इसके, आज उनको जमानत नहीं मिल रही है। तो ये उन्होंने जो कर्म किए, इनका जो कर्म खराब था 5 साल, जो लूट मचा रखी थी छत्तीसगढ़ में, ये उनके हार का कारण है। छत्तीसगढ़ राज्य को खोखला कर दिए, विकास कहीं नहीं हुआ। सड़कों में 1 लीटर डामर से कहीं पर जो रिपेयरिंग नहीं की। अभी देखिए, अभी रायपुर में आप अभी पूरे रायपुर के जितने वार्डों में 700 करोड़ रुपया हमारे PWD मंत्री ने प्रदेश में दिया, और सड़कों का कितना काम चल रहा है, उबड़ खाबड़ पूरे प्रदेश की सड़कें, रायपुर की गलियां, सब आप देखिए कितने चमचमाते शुरू कर दिया। हमारी सरकार जब आती तो हम जनता से किए गए वायदा भी पूरा करते हैं, और जो विकास के कार्य हैं उसको बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करते, वह काम भी होता है। उप मुख्यमंत्री उड़े साहू जी के साथ हमारा चर्चा हुआ था सर इसी कार्यक्रम में, तो उनका कहना था कि जो 5 साल को उन लोग बेमिसाल बता रहे हैं, उससे ज़्यादा हमारी जो 1.5 साल की सरकार है वो काम कर चुकी है। और जो 2047 का जो एक टारगेट रखे हैं विकसित छत्तीसगढ़, उसको हम बहुत पहले पूरा कर लेंगे। आपको लगता है कि जो 1.5 साल का कार्यकाल रहा है उसी रास्ते में आगे बढ़ रही है? बिल्कुल उसी रास्ते में आगे बढ़ रही है। हम गरीबों का कल्याण कर रहे हैं और प्रदेश का विकास कर रहे हैं। सड़कों का जाल बिछ रहा है। जो कांग्रेस के सरकार के समय जितने हमारे पेयजल की व्यवस्था को उन्होंने ठप कर दिया था, या जितना उन्होंने कचरा काम किया, वो सब हम सुधारने का काम कर रहे हैं। प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या जो थी, जिसके कारण हमारा पूरा बस्तर का अंचल जो विकास से अछूता हो रहा था, आज बस्तर में सड़कों का जाल बिछ गया। नक्सलवाद जो एक नासूर बन गया था देश में, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी का संकल्प है कि हम आने वाले 26 मार्च तक ये पूरे देश को नक्सलवाद से मुक्त कर देंगे। आज उसके कारण नक्सली जो है मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, बस्तर में शांति की स्थापना हो रही है। और हमारा एक बहुत बड़ा भूभाग छत्तीसगढ़ का, जो किसी कारण से विकास की गति नहीं पहुंच पा रही थी, वो तेजी से विकसित होगा। वनवासी भाइयों का तेज गति से कल्याण होगा। उनके लिए जो योजनाएं भेजी जा रही है उसका वहाँ पर जो है इम्प्लीमेंटेशन होगा। आप देखिए कितना तेजी से बढ़ेगा राज्य। तो अरुण साहू जी ने जो कहा है कि हम लक्ष्य को पहले प्राप्त कर लेंगे, तो ये बताता है विजन को, काम करने के अपनी जो एक जिजीविषा है। तो हमारे जो नेतागण हैं उनमें जिजीविषा है कि हम उस काम को करेंगे, हम होंगे कामयाब। जी, किसान के जो हित है उसको मजबूती के साथ रखने के लिए आप प्रवक्ता भी रहे बीजेपी की ओर से, तो आपको नहीं लगता कि जो कांग्रेस पार्टी का जो 5 साल का कार्यकाल रहा है छत्तीसगढ़ में, कि जो किसान है वो कहीं ना कहीं समृद्ध हुए हैं, और उसी के चलते बीजेपी मजबूर हुई है कि किसान को 31 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से धान वो पैसा? देखिए, उसके पहले हम 15 साल सरकार में थे, और उस समय भी जब हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में बनी तो किसानों की बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी। लेकिन हमारी सरकार ने आकर के एक व्यवस्था की कि कम से कम किसानों का धान समर्थन मूल्य बिक जाए, जो पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार में नहीं बिकती थी। और हमारी सरकार ने धान खरीदने का जो काम अटल जी के, देखिए 1998 में अटल जी ने इसको शुरुआत कराया, और ये ठीक है कि जोगी जी के सरकार में शुरू हुआ, परंतु परमिशन अटल जी ने दिया और एक खरीदी शुरू हुई। लेकिन कांग्रेस जो किसानों का धान खरीदी शुरू करती थी, उसमें आपको बता रहा हूं कि जोगी जी के कार्यकाल के तीसरा जो साल था, मात्र 18 लाख टन धान किसानों का खरीदा गया था समर्थन मूल्य में। लेकिन जब डॉक्टर रमन सिंह पहले साल जब मुख्यमंत्री बने, तो 2003-04 का जो सेशन था, जब हम नवंबर में सरकार में आए, तो तुरंत हमने जो धान खरीदी बढ़ाई, उस समय लिमिट 21 क्विंटल के हिसाब से धान खरीदे। तो पहले ही साल पंजीकृत किसानों को हमने 28 लाख टन धान खरीद लिया, और इसको बढ़ाते बढ़ाते आने वाले जो उनके कार्यकाल में इसको 83 लाख टन तक हम ले गए। तो जब किसानों का सपोर्ट प्राइस में बिका, 20 में हमने बोनस भी दिया। ठीक है, हम एक बार 2 साल बोनस देने में हमारे से चूक हुई, उसका हमको खामियाजा भी भुगतना पड़ा, लेकिन उसको भी हमने बाद में हम ही ने दिया, क्योंकि हमने बनाया, हमने जो संवारा, तो हमने दिया। तो ये इस तरह से किसानों को जो शुरुआत में जो हमको सहारा मिला यहाँ पर प्रदेश में, उसके कारण किसान जो है पुष्ट हुआ। यहाँ आप 2003 से लेकर 2018 तक प्रदेश में
ट्रैक्टर की बिक्री का आंकड़ा देख लीजिए, खाद के कंजम्पशन का आंकड़ा देख लीजिए, उत्पादन में जो ग्रोथ था उसको देख लीजिए। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ 2005 में जब हमने 51 लाख टन धान खरीदी की थी 2005 के सेशन में, तब तो उस समय यहाँ के कृषि के अधिकारी बोलने लगे 51 लाख टन धान यहाँ कहाँ से आ गए छत्तीसगढ़ में। मतलब ये हालत थी। मतलब एक तरह से अधिकारी भी जो है कांग्रेस की भाषा बोलने लग गए थे कुछ। लेकिन आज उसी छत्तीसगढ़ में जो 150 लाख टन धान का उत्पादन हो, वो भारतीय जनता पार्टी ने जो एक बेस रखा उसके कारण होगा। थोड़ा काम उन्होंने किया, ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें किसानों को उन्होंने नुकसान ज़्यादा किया जी। भूपेश बघेल ने परेशान ज़्यादा किया, बोरा के लिए परेशान किया, रकबा कटौती का परेशान किया, और उन्होंने कुछ वायदे जो किसानों से किए थे कि मैं वो बोनस दे दूंगा, वो उन्होंने पूरा नहीं किया। तो उन्होंने इस तरह से उन्होंने नुकसान किया किसानों जी। का। आपको क्या लगता है कि एक बार फिर से भूपेश बघेल ने वही रणनीति अपनाया था कि कर्जा माफ, इस बार बिजली बिल हाफ, और जो धान का वो उसको 32 रुपये करके देंगे, लेकिन उसके बाद भी जनता उनकी बातों को ना सुनकर, जबकि बीजेपी का ऐसा कुछ वादा था नहीं जनता के लिए, उसके बाद भी जनता को पसंद आया बीजेपी, और एक बार इतना बड़ा मार्जिन के साथ सरकार बनाने में मदद। भरोसा भाजपा पर भरोसा, वो कह करके भरोसा नहीं जीत पाए, हम बिना कहे भरोसा करेंगे। हमारे 15 साल को और उनके 5 साल को जनता ने देखा और बोले ये जो 15 साल में इन्होंने किया, इन्होंने जो एकदम एक औसत रफ्तार से इन्होंने जो प्रदेश का विकास किया, और ये केवल दिखावा के लिए बात की, थोड़ा बहुत किसानों के लिए देने के नाम पर भी भयंकर जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया। इन्होंने गोबर घोटाला कर दिया, इन्होंने वो मिट्टी को बोला खाद के रूप में आप खरीदो 2,000 रुपया खाद लेंगे, जो मजबूर किया किसानों को, कंपोस्ट खाद है करके। मैं कई जगह गए थे उस समय, अनेक सोसाइटियों में, मैंने वहीं से वीडियो बना करके भूपेश बघेल जी को बोरी उनके सामने वहीं खोल के लाइव वीडियो बना के दिखाया, देखिए इसमें पूरा मुरम भरा हुआ है। 50 किलो का बोरी बोल रहे हैं तो वैसे ही 22 किलो है, और उसमें भी मुरम भरा हुआ है। जनता ने इस चीज को महसूस किया कि हमारे संग क्या हो रहा है, कि एक हाथ से आप दे करके मतलब 100 रुपया दे के दूसरे हाथ से आप 200 रुपये हमसे लूट रहे हो। तो इसके कारण जो है मतलब भूपेश बघेल जो पीएससी घोटाला का आरोप बीजेपी ने लगाया है, या फिर जो महादेव सट्टा कोला घोटाला, क्या ये भी कारण रहा है जिससे बीजेपी को जीतने में एज मिला? आपको बताया ना, टोटल भ्रष्टाचार उन्होंने किया, जनता को लूटा। पीएससी में बताइए, एक एक अधिकारी के 2-2 परिवार के लोगों का, अधिकारी जानबूझ के उनके सरनेम को नहीं लिख रहे हैं, व्यापारी लोगों के घर से 3-3 लोगों का अचानक पीएससी में जो है सिलेक्शन हो जाना, फरार हैं, गिरफ्तार हुए, जेल में है। अगर कहीं बोले कि भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती सीबीआई पकड़ के ले गई, तो कोर्ट है, जज है, जज तो देख रहे हैं ना सब चीज़ों को, कभी इनका जो चार्जशीट बना है, जितने तथ्य हमारे सामने ला करके दिए गए उसमें कितनी सत्यता है। तो ये जो इन्होंने नौजवानों के संग धोखा किया, इन्होंने नशा का कारोबार बढ़ाया, शराब बेचते थे तो वो हम सुनते हैं कि 2 गल्ला रखते थे, एक में जो है काला बाजारी का शराब का पैसा डालते थे, दूसरे में ये सरकार का कितने करोड़ रुपये का चूना लगा दिए। इनके चहेतों के खेत में वो होलोग्राम निकल रहे हैं, नकली होलोग्राम निकल रहा है। ये सब क्या चीज़ है? ये सब देश की जनता, प्रदेश की जनता को ये जो ऐसा मतलब कम अकल का समझ रहे ना, ये जनता ने बता दिया कि हमारे दृष्टि कहाँ तक जा रही है। जी। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी का जो 5 साल का समय रहा, उनके दौरान बहुत सारी योजनाएं निकाली गई, उनमें से कौन सी योजना बीजेपी को कंटिन्यू करना चाहिए? कौन सी योजना आपको अच्छी लगी? उनकी तो मेरे को कोई योजना ही समझ नहीं आई, वो करना क्या चाहते हैं। वो ये क्या नौजवानों के लिए वो नाटक निकाले थे, वो हम युवा लोगों को पंचायत में क्या देंगे, उसके लिए 400 करोड़ रुपया रखे हैं बोले, वो पूरा भ्रष्टाचार करके खा गए पैसा को। और जिन लोगों को पैसा मिले वो गाँव में उपद्रव करते थे। उनका ये कई योजना थी, वो सारी योजना, गोबर वाली योजना थी, उसमें क्या किया आप देख रहे हैं, घपला कर दिए पूरा। एक एक गाय जो है उनके चहते लोगों की गाय जो है 200-200 किलो गोबर देती थी। हमारे घर की गाय 7-8 किलो गोबर देती थी। उनके राजनांदगांव के कोई किसान थे जो राहुल गांधी कहाँ मिल गए थे, मैं गोबर बेच कर स्कूटी खरीदा करके। वो किसान का नाम जब मैं टेलीविजन में देखा तो पूछा अरे कौन है, और पता लगा राजनांदगांव का, पता चलो कांग्रेस का कार्यकर्ता है। मैं यही फ़ोन लगा करके भेजा भैया कितना गोबर है इसके घर, जरा पता लगाओ। तो वो गए उसके घर, पता लगा उसके घर एक भैंसा था और एक बैल था और एक छोटा बछड़ा था, बाकी उसके घर ट्रैक्टर था और कांग्रेस का कार्यकर्ता था। तो 3 जानवर में वो जो है 2 महीने में गोबर बेच के स्कूटी खरीद लिया था। मैंने उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, बोले ये देखो भैया 3 में बेच दिया ये तो, और स्कूटी खरीद लिया। और बता कितना संयोग, कितना बड़ा ड्रामा कि यहाँ राजनांदगांव का किसान वो उनको कहाँ शिमला या जम्मू कश्मीर कहाँ मिल गया उनकी यात्रा में, बड़ा बता रहा है कि मैं, ये जो ड्रामा है इससे सरकारें नहीं चलती, इससे जनता का भरोसा नहीं जीत सकते आप। उसके बाद भी आप कभी भी चुनाव नहीं लड़े, क्या पार्टी आपके ऊपर विश्वास नहीं किया, फिर आपकी इच्छा नहीं हुई चुनाव लड़ने की? नहीं देखिए, हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो हमको काम कहेगी हम पार्टी करेंगे।
हमको संगठन में काम करने पार्टी ने जब कहा जो जो काम का हमने किया, चुनाव लड़ने बोलेगी चुनाव लड़ेंगे। और एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि पार्टी मुझको एक बार अपने सिंबल पर चुनाव लड़े। तो एक कार्यकर्ता होने के नाते हमारी भी इच्छा रही है कि पार्टी हमको एक बार जहाँ उचित समझे लड़ाए। लेकिन पार्टी जब ये सब टिकट वगैरह देती तो उनका बहुत विचार और विमर्श और गहन उनका अध्ययन होता है हमारे वरिष्ठ नेताओं का। शायद हम उसको फिट नहीं बैठे होंगे, परंतु हर समय हमारा उपयोग किया पार्टी ने, हमको बड़े काम दिए, बड़े दायित्व दिए, बहुत सम्मान किया पार्टी ने। एक हमारे लिए गौरव का विषय है कि मैं 1989 से आज मतलब लगभग 36 साल मैं पार्टी में सदैव दायित्व में रहा हूँ। कोई ना कोई जिम्मेदारी मेरे पास पार्टी की रही है आज तक। पद का लालच नहीं है, लेकिन उसके बाद ही पार्टी के लिए मन से काम कर रहे हैं। इसी का नतीजा रहा कि अभी आपको जो छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग है उसका अध्यक्ष बनाया गया है। कितना बड़ा आपके लिए दायित्व सुख देता है आपको, अभी चुनौती मानते हैं इसको? देखिए, हमारे यहाँ तो पद होता नहीं है, जो होता है दायित्व होता है। आपके ऊपर एक दायित्व दे दिया गया है, तो ये भी एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है कि ये जो खाद्य आयोग है, ये खाद्य आयोग मैं तो अभी जब बनने के बाद फिर पता किया, मतलब अभी तो मतलब चार्ज नहीं हुआ है, मतलब पार्टी ने जब ये घोषणा करी तो मैंने कल इसको जानने की कोशिश किया कि खाद्य आयोग, तो ये एक बड़ा काम है। केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं अपने राइट टू फूड के अंतर्गत, गरीब लोगों तो पोषण आहार है, स्कूलों में गरीब बच्चों को जो अनाज और की व्यवस्था है, जो गरीब लोग हॉस्टल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके भोजन की जो व्यवस्था है, ये केंद्र सरकार की योजना से सारी चीज़ें वहाँ जाती है। तो पूरे प्रदेश में ये सारी चीज़ें सुचारू रूप से चलती है नहीं चलती है, इन सारी चीज़ों के लिए जिला लेवल पर एक फोरम बना हुआ है जहाँ इसकी निगरानी होती है। और जहाँ पर इसमें गड़बड़ी है या कहीं पर इसमें कुछ त्रुटि पाई जा रही, वहाँ पर इसका शिकायत कर सकते हैं, उस पर निराकरण होना चाहिए। पर अगर वहाँ निराकरण नहीं हुआ तो इसके लिए प्रदेश स्तरीय जो है फोरम है। तो निश्चित रूप से हमारा प्रयास रहेगा कि ये तो निश्चित रूप से दीनदयाल जी का जो लक्ष्य है कि गरीबों तक उनका अधिकार मिलना चाहिए जी, तो ये वहाँ तक जाए और उसके लिए जो भी हमारे अपनी योग्यता के आधार पर हम जितना कर सकते हैं वो अपनी पूरी सामर्थ्य से करेंगे जी। जो बीजेपी अभी छत्तीसगढ़ में सत्ता में, उसके पीछे महिला का बहुत बड़ा योगदान है। महतारी वंदन योजना का जो मास्टर स्ट्रोक बीजेपी ने खेला था, कहीं ना कहीं इसमें सफल हुआ और उसी का ही नतीजा रहा। जब नगर निगम चुनाव की बात करते हैं तो 10 नगर निगम में 10 के 10 में बीजेपी आया। उनकी एक आशा अभी भी है कि जो महिलाएं इससे वंचित रह गई हैं उनको दोबारा मौका मिलना चाहिए। मैंने आपको पहले भी कहा कि भाजपा है तो भरोसा है। जब हमने यहाँ पर अनाउंस किया कि हम महिलाओं को और उनको हर महीना 1000 रुपये देंगे, आपको ध्यान होगा कांग्रेस ने तत्काल काउंटर किया इसका और उन्हें कहा कि हम 1500 रुपये देंगे। कांग्रेस पर भरोसा नहीं है लोगों को जी। जब इन्होंने कहा कि हम धान का समर्थन मूल्य आने वाले समय में मतलब धान को 3200 रुपये में खरीदेंगे, हमने कहा हम 3100 में खरीदेंगे। हमारे 3100 पर भरोसा किया जनता ने, हमारे 1000 पर भरोसा किया, उनके 1500 को बदले। ये इस बात को बताता है कि जनता का भारतीय जनता पार्टी पर कितना अटूट भरोसा है। भरोसा के मामले में हम जनता तक कितने नीचे गहराई तक हमारी पार्टी की जो पकड़ है वो इस बात को बताता है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। जो बीएड धारी सहायक शिक्षक संघ है, जो पंचायत सचिव है, उनका विश्वास कहीं ना कहीं कम हो रहा है। बहुत लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार उनके हिसाब से उनके अनुरूप फैसला नहीं सुनाया है। देखिए, बहुत सारी इसमें जो विवाद की स्थिति जो पैदा हुआ है वो पिछली सरकार के कारण हुआ है। और हमारी अभी सरकार बहुत सारी जितने उन्होंने गड़बड़ियाँ करके रखी थी, जहाँ जहाँ पर लोचा उन्होंने छोड़ा था, हम उसको ठीक करते आ रहे हैं। और हमको भरोसा है कि आने वाले समय में हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री, हमारी जो सरकार की जो टीम है वो इस सब चीज़ों को एक बार समझेगी और इन सब लोगों को भी जो है कहीं ना कहीं सम्मानजनक हल मिलेगा, ऐसा मुझको भरोसा है। चाहे कवर्धा की बात कर ले, बीरनपुर की या बलौदा बाज़ार की या फिर अंबिकापुर की, कहीं ना कहीं जो पार्टी किसी भी सरकार किसी पार्टी की बने, लेकिन उसमें पिसता जनता है। आपको क्या लगता है, क्या जो अपराध की घटनाएं बढ़ रही है, जो ऐसे हिंसक घटनाएं बढ़ रही है, क्या कारण हो सकता है, इसका समाधान कैसे हो सकता है? ये मानसिकता है राजनीतिक दल की, कांग्रेस पार्टी की। जो कांग्रेस पार्टी बोलती है कि देश जलेगा, या वो राहुल गांधी एक बार बोल रहे थे कि 2-4 महीना रुको, लोग डंडा लेकर के मोदी जी को दौड़ाएंगे। ये जो कांग्रेस पार्टी इस ढंग से जो एक लोगों को उग्रवाद की तरफ बढ़ाती है, तो इस सब के पीछे में जड़ में इसमें देश में जितने भी इस तरह की घटनाएं हो रही है, इस सब के पीछे कांग्रेस पार्टी है। वो जब देख रहे हैं हम सीधे तरीके से सत्ता पर नहीं आ रहे हैं तो देश को अराजकता की स्थिति में पहुंचा रहे हैं।
बलौदाबाजार की घटना बहुत दुखद घटना है। छत्तीसगढ़ प्रदेश की आत्मा इससे हिल गई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के जो मूल हमारा चरित्र है, इसके बिल्कुल विपरीत वो घटना हुई है। और इसके पीछे कौन लोग हैं, सारी बातें और सब के देखिए, कोई चीज़ हम कानूनन किसी चीज़ को साबित कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, दीगर मामला है, लेकिन सब दिख रहा है कि इसको कौन कराया और कैसे कराया है। और इस सब के पीछे जो है कांग्रेस पार्टी है, और इसी कारण कांग्रेस पार्टी को देश की जनता धीरे धीरे नकार रही है। पिछले कुछ दिनों से एक बात चर्चा में है कि जो बिहारी दिवस यहाँ छत्तीसगढ़ में मनाया गया बीजेपी पार्टी की ओर से, या फिर जैसे हम चट्टी चंड की बात करें, फिर छठ पूजा की बात करें, कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ियावाद है उसको कम महत्व दे रहे हैं। क्या आपको लगता है ऐसा है? ये छठ पूजा क्या है? छठ पूजा सूर्य भगवान की पूजा है। सूर्य देवता है, जल देव है, पृथ्वी देव है, वन देव है। हम इन सब चीज़ों को देवता मानते हैं। अलग अलग प्रांतों में ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी कल्चर में डिफरेंस है, अलग अलग जगह अलग अलग मनाते हैं। लेकिन धीरे धीरे प्रचार प्रसार है, संसाधन है, मीडिया के माध्यम से सारी चीज़ें जब आती है तो लोगों को पूजा करना है, देवी देवता का पूजा है, सूर्य का पूजा करते हैं, नदी में जाकर के अर्घ्य देते हैं सूर्य भगवान को। मुझे भी अच्छा लगता है, मैं तो छत्तीसगढ़ का आदमी हूँ। मुझे लगा कि मेरा एक बिहारी मित्र कर रहे तो मैं भी क्यों ना कर लूँ, तो धार्मिक कार्य है, इससे क्यों किसी को तकलीफ होना चाहिए। तो ये बिहार दिवस हमने मना लिया तो क्यों तकलीफ होना चाहिए? बिहार भारत के अंदर नहीं है क्या? हम बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारा दर्शन है। तो वसुधा से बाहर हो गए कि आपका बिहार जो है, बिहार वाले मना लेंगे छत्तीसगढ़ दिवस, नहीं मनाया तो बात अलग और उनकी इच्छा। लेकिन हम अगर कि मना रहे हैं तो किसी की पीड़ा क्यों हो रही है? भाषावाद, प्रांतवाद, जातिवाद, धार्मिक उन्माद फैलाना, क्षेत्रीयतावाद, ये सब कांग्रेस के जो है मूल औजार है इस देश को छिन्न भिन्न करने का। भारतीय जनता पार्टी का कहना है एक भारत श्रेष्ठ भारत, वसुधैव कुटुंबकम। पूरी दुनिया जो है, पूरी सृष्टि जो है एक परिवार है। हम अपने परिवार के संग मना रहे हैं खुशी, जिनको तकलीफ है वो अपना जाने। संदीप शर्मा जी अगर राजनीति में नहीं रहते तो क्या करते रहते? मैं तो किसान हूँ और खेती करते रहा हूँ, खेती कर रहा हूँ और धरती माँ की सेवा करता हूँ, राजनीतिक संग संग खेती कर रहा हूँ। तो मेरे पास जो समय है, तो अगर खेती से जो समय बच रहा है तो उसके लिए सबसे बढ़िया स्थान तो राजनीति ही है। तो राजनीति में तो रहता ही मैं जी, और खेती मेरा काम है। राजनीति में राजनीतिक महत्वाकांक्षा कहाँ तक है आपकी? पार्टी जो काम देगी वो करेंगे, कहीं मतलब उसमें किंतु परंतु लेकिन नहीं। जो दायित्व सौंपेगी उसके लिए हम तैयार हैं, काम करेंगे। जी, एक आखिरी सवाल, इतने लंबे समय से आप राजनीति में हैं तो कितना कुछ बदलाव आया है? जैसे कि 80 के दशक में और 2025 की बात कर लें, और जो युवा राजनीति में आना चाह रहे हैं वो बहुत जल्दी आगे बढ़ जाना चाह रहे हैं, तो अंतर कितना देखते हैं? देखिए, हम लोग मतलब आप भी और मैं भी, हम लोग उस पीढ़ी के व्यक्ति हैं जिन्होंने इस सृष्टि में अपने आसपास में सर्वाधिक तीव्र गति के परिवर्तन को देखा है। हम बैलगाड़ी से जेट तक को देख लिए, हम बैलगाड़ी को हमने देखा है, और हम उसके बाद ये भी हमारे जो आकाश में जा पृथ्वी चांद में चले जा गए, सुनीता विलियम्स जो अभी वहाँ गई हैं, इतना लंबा परिवर्तन को हमने देखा है। हम सब लोग साइकिल से ले करके, और कितने डिज़ाइन के आज कार आ गए हैं, कितने तेज़ चलने वाली कार को हमने देखा है। हम वो रिंग चलाते थे, टायर चलाने वाले लोग हैं, टायर को भी हमने दौड़ाया है ऐसे डंडा लेकर के, और आज के बच्चे वो आधुनिक वो से खेल रहे हैं। तो ये इन सब चीज़ों को देखें तो इतना तेज परिवर्तन देखे हुए हम लोग पीढ़ी के लोग हैं। मुझे नहीं लगता कि इतना तेज गति से आने वाले समय और वो कोई परिवर्तन का काल होगा। इस सृष्टि का सर्वाधिक तीव्र परिवर्तन का काल में हम आए हैं, और बहुत परिवर्तन पिछले 40 सालों में हुआ है, अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। जी, आपका बहुत धन्यवाद, समय निकाले, अपना अनुभव हमारे साथ शेयर किए। जाते जाते हमारे माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे? हाँ, आपने पूछा था कि आने वाले समय में राजनीति में जो लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजनीति में नौजवानों को अब धीरे धीरे धैर्य खत्म हो गया, और समाज का भी परसेप्शन जो है राजनीति में बहुत बदल गया। लोग सोचते हैं राजनीति मतलब कोई व्यवसाय है। लोग आजकल तो कई लोग तो शादी ब्याह में बताते हैं कि मेरा बेटा जो है युवक कांग्रेस में फलाना है या भाजयुमो में डेगमाका है, मानो जैसे कोई वो कमाने का वो कोई पद है। लेकिन ऐसा नहीं है, सेवा का माध्यम, इसे बहुत लंबा धैर्य धारण करना पड़ेगा। आप यदि वास्तव में देश में कुछ करने के लिए, गरीबों के कल्याण करने के लिए, भारत माता की सेवा करने के लिए आए तो आपको धीरज से काम करना पड़ेगा, अपना सब कुछ इसमें देना पड़ेगा। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी कुछ देना सीखें। यहाँ से कुछ लेने के लिए अगर कहीं कोई आने का सोच रहा है तो गलती कर रहा है, वो राजनीति में न्याय। मुझे ही कुछ देना है यहाँ,
और मैं समर्पित भाव से राजनीति करके देश की सेवा करूंगा, गरीबों की सेवा करूंगा, इस भाव से जो आएगा उनका यहाँ पर स्वागत है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आकर के अब सफल हो जाते हैं, वो सफलता जो है और कोई लैंडमार्क नहीं है। कुछ हज़ारों लाखों में 10-20 लोग सफल हो जाते हैं, लेकिन कुछ सही भी सफल होते हैं और जो गलत करते हैं सबकी दुर्दशा आप देख रहे हैं। जी, तो आप सुन रहे थे संदीप शर्मा जी को, जिनका कहना है कि राजनीति में धैर्य बहुत ज़रूरी है। जो ऐसे युवा हैं राजनीति में आना चाहते हैं, उनको बहुत सावधानी से आना चाहिए। उनके पास बहुत अनुभव है, अपने अनुभव कुछ हमारे साथ शेयर भी किए, साझा भी किए, और आने वाले समय में जो पार्टी का आदेश होगा उस पर वो काम करते रहेंगे। साथियों, फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।